नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री की प्री हिस्ट्री सीरीज अपनी चल रही है और शायद ये लास्ट सेशन है। हो सकता है इसके बाद एक और बचे, क्योंकि नियोलिथिक अपना चल रहा है, नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल आपने पूरा पढ़ लिया है। मिजोलिथिक हमने पूरा पढ़ लिया है। अब जो हिस्सा हमारा बच रहा है वो है नियोलिथिक, और नियोलिथिक का जो सांस्कृतिक विशेषताएं थी वो हमने बखूबी पूरे विस्तार से देख लिया है। अब जो हिस्सा बच रहा है आज के सेशन में हम लेने जा रहे हैं, दीज आर वेरियस नियोलिथिक प्री हिस्टोरिक साइट्स। हम लोगों ने देखा था कि लेगुल मोहम्मद है, राणा भुंडई है, आप मेहरगढ़ की बात कर सकते हैं, गुमला की बात कर सकते हैं, आप जोब नदी घाटी की बात कर सकते हैं, लोरलाई जो क्वेटा घाटी के अंदर प्राप्त होता है, पाकिस्तान का जो एरिया बेसिकली जिसको आप NWFP या नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं। आइएगा, नवपाषाणिक जो स्थल हैं नॉर्थ इंडिया से भी, उत्तरी भारत से भी और साउथ इंडिया से भी, क्योंकि साउथ इंडिया जब हम दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थलों की बात करते हैं कुछ विशेषता वहां पर निकल कर आती है। जरा गौर करिएगा इस बात को, देखिएगा। यदि मैं नॉर्थ इंडियन नियोलिथिक साइट्स की बात करूं तो कुछ बातों को आपको देखो बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। उत्तरी भारतीय यदि हम नवपाषाणिक स्थलों की बात करते हैं तो क्या प्रमुख चीजें हैं जो हमारे को नजर आती, जरा उन्हें गौर से आप लोग देखिएगा। पहली बात तो आप चाहे मेहरगढ़ की बात करें, चाहे कोल्डी हवा की बात करें, चाहे लोहरादेव वगैरह इन सब की बात करें, तो ये जितनी भी बस्तियां हैं ये सीधी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होती नजर आती है। अर्थात नॉर्थ इंडिया में आपको स्टोन्स के बाद कॉपर धातु का प्रयोग नजर आएगा, और फिर आपको ब्रोंज का प्रयोग नजर आएगा, और देन आपको आयरन का प्रयोग नजर आएगा। अब स्टोन में आप जब बात करते हैं तो फिर ये तो आपके सामने लास्ट जो एज है ये नियोलिथिक हो जाती है। मैं बार बार बता चुका हूं, पाषाण के साथ जब कॉपर धातु ताम्र धातु को प्रयोग में लिया गया, ताम्र धातु को, तब उसको फिर आप कहते हैं चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक जिसको आप हिंदी में कहेंगे ताम्र पाषाणिक। ठीक है, ताम्र पाषाणिक यानी कि जब मनुष्य ने ताम्र धातु के साथ साथ, मतलब पाषाण के साथ साथ ताम्र धातु का प्रयोग किया, और जब उसने मनुष्य ने कॉपर में टिन मिला लिया तो ब्रॉन्ज धातु आई। यहां से आपको आरंभ होता है, याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बात है भाई, यहां से हमें माफ करिएगा, आरंभ होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसको आपने कहा है ब्रॉन्ज। आयरन ब्रॉन्ज के बाद जब मनुष्य की विकास यात्रा नजर आती तो हमें कांस्य के बाद लोह धातु प्रयोग काम में आता है, और ये फिर हमारे सामने आ जाती है, याद रखना, वैदिक कल्चर। क्लियर? तो वैदिक कल्चर जिसको आपने वैदिक काल का है, जिसको आप प्री वैदिक यानी कि ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक हम कह सकते हैं। तो पाषाण उत्तरी भारत की बात की जाए तो उत्तरी भारत के अंदर तो ये क्रम आपका चलेगा, लेकिन यदि मैं साउथ इंडियन स्टोन एज की बात करूं, क्लियर है, तो साउथ इंडियन स्टोन एज के अंदर कुछ चीजें बिल्कुल ही हमें अलग होती नजर आएंगी। अब ये जो अलग चीजें हैं ये क्या हैं, जरा इन्हें भी गौर से देखिएगा। जब साउथ इंडियन की बात चलेगी तो यदि मैं बात करूं आपके सामने नियोलिथिक, नियोलिथिक से हमारा आशय क्या निकल के आ रहा है, नव पाषाण काल। ये आपका हो गया है
आई थिंक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है इस हिस्से में। इंडस नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के साथ साथ साउथ इंडिया में आपको एक नई कल्चर देखने को मिलती है जो जिसका स्पष्ट अभाव है, याद रखिएगा, नॉर्थ इंडिया में। इसको आपने कहा है मेगालिथिक कल्चर, एंड मेगालिथिक कल्चर विच इज आयरन कल्चर। इसको आप एक तरह से ग्रेव कल्चर, कब्र संस्कृति भी हम कह सकते हैं। अब नोटिस करना कि जब हम नॉर्थ इंडिया में बात करते हैं तो ये बड़ा एक विशिष्ट रूप में क्रम आगे बढ़ता है, जहां पर आपको गेहूं की खेती नजर आती है, आपको कपास की खेती नजर आती है, याद रखिएगा, आपको चावल की खेती नजर आती है यहां पर। लेकिन यदि मैं साउथ इंडियन स्टोन एज की बात करूं तो नवपाषाण काल में जो सबसे बड़ी अनोखी विशेषता नजर आती है वो ये आती है दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक केंद्रों में एश या माउंट्स, जिसको हम कहते हैं राख के ढेर। अब ये राख के ढेर एक ऐसी विशिष्टता है जो हमें नॉर्थ इंडियन नियोलिथिक साइट्स में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। असल में दक्षिण भारत के अंदर पाषाण काल के साथ साथ आपको कुछ कब्र संस्कृतियां प्राप्त होती हैं, या हम कहें जिस संस्कृति की हम बात कर रहे हैं मेगालिथिक कल्चर। अब जरा इसको समझने का प्रयास करना। मेगालिथ इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, मेगा प्लस लिथ। मेगा प्लस लिथ, मेगा मीन्स लार्ज और लिथ इज स्टोन, तो इसका मतलब है महापाषाणिक संस्कृति। लार्ज का मतलब हुआ बड़ा, स्टोन्स का मतलब निकल रहा है हमारा पाषाण पत्थर, तो इसको आप महापाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं। चूंकि महापाषाणिक संस्कृति की जानकारी हमें कब्रों से प्राप्त, कंकाल, कब्रों की बसावट, बनावट और कब्रों में जो लोह उपकरण काम में लिए जा रहे हैं उनसे मिलती है, इसीलिए इसको महापाषाणिक संस्कृति कहते हैं। इन कब्रों को कई जगह पर बड़े बड़े पत्थर, शिलाओं के द्वारा ढका गया है, और ये ओवल शेप्ड भी हैं, रेक्टेंगुलर भी हैं, ये सिस्ट तरह की कब्रें भी हैं। तो वो कई साउथ इंडिया की बड़ी विशिष्टता है कि नियोलिथिक के साथ साथ यहाँ पर आपको मेगालिथिक कल्चर, बेसिकली मेगालिथिक कल्चर में कब्रों से आपको आयरन धातु का प्रयोग प्राप्त होता है, लोह धातु का। और यहाँ की जो मुख्य फसल हमें इस काल में नजर आती है वो नजर आती है रागी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ इंडिया में महापाषाणिक संस्कृति के बाद जो हमें एक कल्चर यहाँ पर और देखने को मिल रही है, फिर वो आता है संगम एज। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर वैदिक कल्चर नहीं पहुंची, वैदिक कल्चर पहुंची, और संगम जो साहित्य है, संगम जो लिटरेचर है, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि ऋषि अगस्त्य नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में वैदिक कल्चर, जिसको हम आर्य संस्कृति कहते हैं, उसके वो कैरियर थे, उसके वाहक थे, वो लेकर आए। इसका मतलब कि वैदिक कल्चर के आने से पहले यहाँ पर संगम काल चालू हो चुका था, जो कहीं ना कहीं सबसे फार डिस्टिंक्ट एंड में मेगालिथिक कल्चर से जुड़ता है। मेगालिथिक कल्चर स्टोन एज के साथ साथ हमें साउथ इंडिया में देखने को प्राप्त हो जाती है। ये एक प्रकार का नॉर्थ इंडियन प्री हिस्ट्री या नियोलिथिक में साइट्स की बात करूं और साउथ इंडियन जो नियोलिथिक साइट्स है, इसका बीच का ये मेन डिफरेंस है। आपको यदि ये बात समझ में आ जाती, इनमें एक सबसे बड़ी बात है धातु का प्रयोग। यहाँ पर एक सीक्वेंस प्राप्त हो रहा है आपको, स्टोन्स, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन। यहाँ पे स्टोन्स के साथ साथ डायरेक्ट अन्य धातुओं के साथ साथ आयरन भी आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर फसलें गेहूं है, कपास है, अंगूर है, चावल है। यहाँ रागी बेसिकली आप एक चावल से मिलता जुलता, वो हमें यहाँ पर नजर आता है। यहाँ पर आपको बस्तियां, तमाम चीजें, लेकिन इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है साउथ इंडिया में वो कब्रों से प्राप्त होती हैं। इसीलिए इसको मेगालिथिक, क्योंकि कब्रें जो है वो बड़े बड़े शिलाखंडों
या पत्थरों के टुकड़ों से ढकी हुई है। और फिर हम साउथ इंडियन कल्चर में संगम एज की बात करें तो वहां पर फिर हम एक चीज और आगे जाकर देखेंगे जिनको हम कहते हैं हीरो स्टोन्स। हीरो स्टोन्स, वीर कल हिंदी में कहा जाता है। मतलब गायों की रक्षार्थ जो योद्धा लड़ते हुए मारे जा रहे हैं, क्योंकि मुख्य पशुधन है, मुख्य संपत्ति है उस जमाने के कबायली लोगों की या जो भी नेटिव्स थे यहाँ के उनकी। तो उनकी रक्षा, गायों की रक्षा, जो निवासी लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं उनकी याद में जो स्टोन्स खड़े किए जा रहे हैं वो हीरो स्टोन्स। अब मैंने भी कहा कि नियोलिथिक के साथ साथ साउथ इंडिया में जो आपको विशिष्ट तौर पर कब्रें प्राप्त हो रही है, इनमें बड़े बड़े शिलाखंड कहीं ना कहीं संगम काल की जो ये हीरो स्टोन जो परंपरा ट्रेडिशन है वो महापाषाणिक संस्कृति में कब्र के आसपास जो बड़े बड़े शिलाखंड खड़े किए जा रहे हैं उनकी याद दिलाता है। कहीं ना कहीं एक कनेक्शन आपको नजर आता है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो साउथ इंडियन न्यूलिथिक कल्चर है इसकी एक बड़ी विशेषता है एश माउंट्स। तो दक्षिण भारत में जब नवपाषाणिक लोग थे, निश्चित तौर पर हम जानते हैं एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन तो मध्य पाषाण काल से आरंभ हो गया है, और पशुपालन के साथ साथ कुंभकारी और उसके साथ साथ कृषि नियोलिथिक में बहुत अच्छे से जम चुकी है। तो जो कृषक समुदाय थे दक्षिण भारत के नवपाषाणिक, वो अपने पशुओं को जिस बाड़े में रखते थे वहां पर जो गोबर इकट्ठा होता था उसको वो जमा करते जाते थे, एक प्रकार के वो माउंट्स, टीले कई कई फीट ऊंचे बन जाया करते थे। फिर संभवतः किसी विशेष अवसर विशेष पर, क्योंकि इस जमाने का हमारे पास कोई लिटरेचर मौजूद नहीं है कि हम ये आइडिया लगा सकें, ये एक हाइपोथेटिकली एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें कि सब किस अवसर पर किस मान्यता के चलते, वो हमें कोई प्राप्त नहीं होता। इसलिए तो इसको मतलब फिर आगे जाकर आप प्रोटो हिस्ट्री या आद्य इतिहास कहते हैं। तो वो राख के ढेर हमें आज भी प्राप्त हुए हैं जो दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बात आपको बेहद अच्छे से एक विश्लेषण के साथ समझ में आई है। अब मैं प्रमुख जो नवपाषाणिक बस्तियां हैं उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, उनको ले रहा हूँ। उसके बाद फिर ये अध्याय पाषाण वाला पूरा हो जाएगा। फिर हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो लेंगे चैल्कोलिथिक। उसके बाद में कुछ मृदभांड परंपराओं वाला अध्याय भी आपके सामने लूंगा। उम्मीद करूंगा कि ये तमाम प्रयास आपके लिए काफी मददगार और यूजफुल, लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। अगली जो सांस्कृतिक स्तर है इनमें सबसे पहले मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप इन चीजों को नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो सांस्कृतिक स्थल है वो मैं ले रहा हूं, याद रखिएगा, वो है अपने सामने मेहरगढ़। याद रखिएगा, मेहरगढ़ के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के अंदर बोलन पास के किनारे पर मौजूद है, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोलन पास, जिसको आप बोलन दर्रा कहते हैं, बोलन नदी घाटी का, और ये कहां पर स्थित है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ का जो, ये बात भी याद रखिएगा कि मेहरगढ़ की जो खोज या उत्खनन यहाँ पर हुआ है 1974 टू 1986 में। एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट है, फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम है, उन्होंने मेहरगढ़ की खोज की है, जीन फेरियोनिस ज़ैरिग, ये इनका हमें नाम प्राप्त होता है। तो एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट है, फ्रांसीसी पुरातत्वविद है जिनका नाम है जीन क्लियर फ्रेनियोस, सही जा रहा हूं मैं। तो ये मेहरगढ़ के जैन फ्रेनियोस फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ये मेहरगढ़ के उत्खनन करता है, खोज करता है, और इन्होंने जो यहाँ पर उत्खनन करवाया वो 1974 टू 86 का जो पूरा ड्यूरेशन है वहीं पर हमें इनका उत्खनन नजर आता है। ये पूरा नाम है जीन फ्रेनियोस ज़ैरिग करके। मेहरगढ़ सबसे प्रमुख सिविलाइजेशन असल में क्यों है ये हमें देखना पड़ेगा, और मेहरगढ़ की सबसे बड़ी प्रसिद्धि और विशेषता हमें क्या नजर आती है।
याद रखिएगा, ये तमाम जो आद्य संस्कृति, इसको आप प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं या ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहते हैं, और इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, इसका जो मूल है, उसका एक तरह से उद्गम जो हो सकता है वो हम यहीं से देख सकते हैं। पहली बात तो मेहरगढ़ की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी ये नवपाषाणिक बस्ती है। सबसे महत्वपूर्ण एक तथ्य तो हमारे सामने ये आता है कि ये सबसे बड़ा नवपाषाणिक टाउन है। एक बात तो हमारे सामने ये क्लियर हो जाता है। देखता हूं कि इस हिस्से में दिक्कत क्या हो रही है। नहीं यार, यहाँ पे तो लिखा जा रहा है। शायद सबसे बड़ी ये नवपाषाणिक बस्ती के रूप में हमें नजर आता है मेहरगढ़। सबसे बड़ी बात, इसके अलावा इसे आप सबसे प्राचीन इसको आप नवपाषाणिक बस्ती के रूप में भी आप लोग जानते हैं। ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट, ये हमें मेहरगढ़ ही नजर आता है। अब मेहरगढ़ के बारे में गौर करने वाली जो बात है, एक तो यहां से आपको नवपाषाणिक काल से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन, या आप ये कहें कि ये आरंभिक कृषक समुदाय हैं भारतीय उपमहाद्वीप के, जहां पर आप लगभग पहली बात तो 7000 ईसा पूर्व पुरानी ये टाउनशिप आपको नजर आता है, जहां से आपको आयताकार घर प्राप्त होते हैं, जो ठेठ बिल्कुल हूबहू जो सैंधव संस्कृति है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां पे जाकर टिकते हैं। तो मेहरगढ़ का अध्ययन जो होता है वो निरंतरता और परिवर्तन की कहानी को दर्शाते हैं। जो नवपाषाण काल के शुरुआती जो कृषक समुदाय हैं, वहां से इनकी यात्रा आरंभ होती है, फिर पाषाण, ताम्र, कांस्य, क्लियर, और हड़प्पा सभ्यता की नगरीय जो अर्बन टाउनशिप है, वहां तक ठीक विकास क्रम हमें मेहरगढ़ से नजर आता है। और मेहरगढ़ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो टीला है, जिसका आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन हुआ है, जिसका आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, वो है असल में MR3 हिस्सा। ये बड़ा अंदर का एक डीप एनालाइज्ड फैक्ट है कि मेहरगढ़ के टीले का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक पुरातात्विक महत्व का हिस्सा है, तो विच इज MR3 हिस्सा। क्लियर है। अब यहाँ पर धूप में सुखाई गई ईंटों से बने हुए भवन प्राप्त होते हैं, जो आयताकार हैं। भैंस पालन के आरंभिक साक्ष्य में यहीं से प्राप्त होते हैं। पूरी जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के, अंगूर की खेती के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य हमें यहीं से नजर आते हैं। जो यहाँ भवन आपको प्राप्त हो रहे हैं मेहरगढ़ में, वो न केवल आयताकार है बल्कि बहुकक्षीय है, यानी कि एक से अधिक कक्ष हमें प्राप्त होता है। मुख्य दरवाजा आपको प्राप्त होता है, और सबसे बड़ी दरवाजे में चौखट लगाने की परंपरा भी हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त होती है। तो सबसे बड़ी नवपाषाणिक बस्ती है, सबसे प्राचीन नवपाषाणिक बस्ती है, याद रखना, जिस मेहरगढ़ की हम बात कर रहे हैं। और मेहरगढ़ में ये बात भी याद रखना, बहुत क्लियर कर दूं, मेहरगढ़ से आपको नियोलिथिक से लेकर नवपाषाण काल से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन तक का पूरा एक क्रम, पूरा सैंधव तक का पूरा एक क्रम आपको यहाँ पर नजर आता ही आता है, जिसको आप कहते हैं मानवीय प्रागैतिहासिक संस्कृति भारतीय विकास के संदर्भ में वो स्थल है मेहरगढ़। ठीक है साहब। अब मेहरगढ़ से सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहां से आपको आयताकार भवन, जो कि बहुकक्षीय है, यहां से आपको दरवाजे में चौखट लगाने की परंपरा भी प्राप्त होती है। और खास बात आपको ये
आरंभिक, देखो यहाँ से जो भवन प्राप्त हो रहे हैं इनकी भी एक बड़ी विशिष्टता है। आरंभिक स्तर के जो भवन है, यानी कि ठेठ, जिसको आप नवपाषाणिक बस्ती कह सकते हैं, इसमें इन भवनों में आरंभिक स्तर के जो भवन हैं ये दरवाजे रहित हैं, जो बिल्कुल नवपाषाण का जो आरंभ हो रहा होगा। लेकिन जब धातु युग आरंभ हो गया, मेहरगढ़ के स्थानीय निवासियों ने जब ताम्र धातु का प्रयोग करना आरंभ कर दिया होगा, तब यहाँ पर आपको 1.10 मीटर ऊंचा दरवाजा प्राप्त हो रहा बाद के काल में। तो आप 1.10 मीटर दरवाजा बाद के स्तरों में, जिसको आप कह सकते हैं चैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाणिक। हम लोगों ने पढ़ लिया कि दुनिया की प्राचीनतम डेंट्री, यानी कि आप कह सकते हैं दंत चिकित्सा भी हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हो रही है। तो मेहरगढ़ के जो भवन प्राप्त हो रहे हैं आपको, ये धूप में सुखाई गई ईंटों से बने भवन, धूप में सुखाई गई ईंटों से बने भवन आपको यहां से प्राप्त होते हैं। अब ये जो ईंटें हैं ये सिगार शेप्ड ब्रिक्स हैं, लंबी हैं, सिगार जिस प्रकार की होती है, इनको गारे से निर्मित इनको ईंटें भी कह सकते हैं। तो ये जो ईंटें हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है, ये ईंटें, पहली बात तो सिगार शेप्ड है, इनको आप गारे से निर्मित ईंटें भी कह सकते हैं, सिगार शेप्ड भी आप इन्हें कह सकते हैं, या ये आकार में लंबी ईंटें हैं। ये सबसे बड़ी अनोखी विशेषताएं हैं जो मेहरगढ़ से आयताकार भवन हमें प्राप्त हो रहे हैं। बहुकक्षीय भवन है, ये बात मैंने कह दिया, बहुकक्षीय, और ये रेक्टेंगुलर भवन आपको प्राप्त हो रहे हैं। अब आप इन भवनों की यदि मैं बात करूं, मेहरगढ़ से जो ये भवन आपको प्राप्त हो रहे हैं, ये आगे जाकर ठीक जो इनका वास्तु है, ये ठीक हमें सैंधव सभ्यता के भवनों जैसे नजर आते हैं। आप यहाँ पर आराम से, मैं थोड़ा स्क्रीन आउट होता हूँ, इतनी चीजों को पेन डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से काफी महत्वपूर्ण बात है। जैसे दरवाजे में चौखट लगाने की परंपरा, हम जानते हैं आमतौर पर भारतीय घरों में इस तरह की सुविधाएं पाई जाती हैं। इन घरों में हम सिर्फ और सिर्फ मेहरगढ़ की बात कर रहे हैं भी, इन घरों में ग्रैनरी, ग्रैनरी का मतलब होता है अन्न भंडारण, कक्ष भी पाए गए हैं। यानी कि इन भवनों के अंदर क्या कहना चाहिए इस चीज को, कोठियां या मिट्टी और गारे के बने हुए कुछ ऐसे स्टोर्स पाए गए हैं जिनमें अन्न रखने की सुविधा थी। ठीक है, और दूसरी बात भी समझ लीजिएगा कि फिर बाद के जो चैल्कोलिथिक जो स्तर पाया गया मेहरगढ़ में, चैल्कोलिथिक का मतलब जब मनुष्य ने कृषि स्थापित कर ली, भवन वगैरह बन गए, कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस भी मिल रहे हैं, विवाह जैसी संस्थाएं के साक्ष्य, मतलब सामुदायिक परिवार साथ में, जिनको आप ज्वाइंट फैमिलीज कहते हैं। और जब मनुष्य ने पाषाण के साथ साथ ताम्र धातु का प्रयोग करना आरंभ कर लिया, तब के भवनों की हम बात करें तो उन भवनों में बड़े बड़े आंगन प्राप्त हो रहे हैं। कहां से? मेहरगढ़ से बहुत बड़े बड़े हमें यहां से आंगन मिल रहे हैं, और दो भवनों के मध्य में गलियां प्राप्त हो रही है, जो आम तौर पर जो आज की टाउन प्लानिंग या हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन हमें देखने को मिलता है कि दो घरों के बीच में, दो भवनों के बीच में गलियां प्राप्त हो रही हैं। लेकिन वो आरंभिक स्तर के मकान नहीं है, ये परवर्ती स्तर, लेटर जो फेज है मेहरगढ़ का, वहां से प्राप्त हो रहे हैं। दो भवनों के मध्य में, याद रखना, दो भवनों के मध्य में गलियां प्राप्त हो रही हैं, स्ट्रीट्स प्राप्त हो रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ और प्रमुख विशेषताओं की बात करूं
तो मैं बोलता जा रहा हूँ, साथ के साथ आप लिखते रहिएगा, समय बच जाएगा। और कितना ये डीप में या गहराई के विश्लेषण स्तर वाला मैटर है, आपको आइडिया लगेगा। ये संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे फॉरवर्ड या अग्रगामी नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से जो मकान मिले ये ठेठ हड़प्पा सभ्यता के मकान हैं, इनकी ईंटें बिल्कुल वैसी ही हैं। ठीक, मृदभांड जो यहाँ से मिल रहे हैं वो बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता के हैं। ये एक नवपाषाणिक बस्ती है जो हमें आगे जाकर हड़प्पाई बस्ती में भी विकसित होती नजर आती है। यहाँ एक अंगीठी से, मतलब एक तो नहीं लेकिन कई अंगीठियों से आपको कपास के बीज प्राप्त हो रहे हैं, अंगूर की कृषि की खेती के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो पहली बात तो आपने यहाँ से गेहूं की खेती के साक्ष्य प्राप्त करे, लगभग 7000 ईसा पूर्व के। आपने यहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त करे। असल में कपास के बीज आपको जो प्राप्त हुए हैं वो किसी अंगीठी से प्राप्त हुए हैं, याद रखना इस बात को। कहाँ? मेहरगढ़ में आपको अंगूर की खेती के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। आपको भैंस पालन के साक्ष्य यहाँ से आपको प्राप्त हो रहे हैं। दुनिया की प्राचीनतम दंत चिकित्सक डेंट्री, दुनिया की प्राचीनतम दंत चिकित्सा भी हमें यहीं से प्राप्त हो रही है। चूंकि भाई अभी खेती, इस बात को याद रखिएगा, मेहरगढ़ से भारतीय प्रागैतिहास में धातु प्रयोग का पहली बार, मतलब ये समझ लीजिएगा संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहास में पहली बार हमें ताम्र धातु के प्रयोग का प्राचीनतम उल्लेख लिख लीजिए, इससे आपको थोड़ा सुविधा रहेगा। संपूर्ण जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें पाषाण काल के साथ साथ ताम्र धातु के उपयोग का प्राचीनतम उल्लेख भी हमें मेहरगढ़ से मिलता है। क्योंकि मैंने कहा ये नवपाषाणिक बस्ती, इसका मतलब ये एग्रीकल्चर बेस्ड टाउन है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की प्रागैतिहासिक संस्कृति में दराती है, जिसको हम हसिया कहते हैं, दराती या हसिये का प्राचीनतम उल्लेख भी हमें मेहरगढ़ से ही मिलता है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं हम दराती या हसिये का प्राचीनतम उल्लेख का मतलब उल्लेख तो लिखित में आ जाता है, मतलब एक तरह से प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से ही मिलता है। तो अब आप सोच के देखिएगा, इस अकेले मेहरगढ़ के अध्ययन से किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि नवपाषाणिक बस्तियों ने, जो कि कृषक समुदाय की बस्तियां थी, उन्होंने अपनी सभ्यता के मापदंड को इतना विकसित कर लिया कि आगे जाकर एक कांस्य धातु युगीन भारतीय सभ्यता की प्रथम नगरीय सभ्यता, जिसको आप हड़प्पा सभ्यता कहते हैं अर्बन सिविलाइजेशन में, उसमें विकसित होता हुआ जो पूरा एक अनुक्रम है, क्रोनोलॉजी है, वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। स्क्रीन आउट होता हूं मैं, आराम से इत्मीनान से आप यहां तक के पूरे मैटर को लिख लीजिए, उतार लीजिए। क्योंकि हमने देखा था विश्व के प्राचीनतम मृदभांड में चौपानी मांडो से मिलते हैं। एक बार आप यहां तक का मैटर उतार लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको और लेता हूं। चलिए, आई थिंक यहां तक का आपने देख लिया है। अब जो महत्वपूर्ण बातें निकल रही है उसको और देख लीजिएगा। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की, अब देखो मेहरगढ़, चूंकि मैंने पहले ही कहा मेहरगढ़ जो है वो हड़प्पा में विकसित होता नजर आ रहा है। चौपानी मांडो से आपको हस्त निर्मित बिना चाक के मृदभांड मिले, बाद में आपको
बाद में आपको चाक वाले भी मिले। नवपाषाणिक बस्तियों में पहली बार चाक निर्मित मृदभांड हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, प्राचीनतम टेराकोटा निर्मित। टेराकोटा का मतलब होता है, याद रखिएगा, अग्नि में पकाई गई मिट्टी। समझिएगा, अग्नि में पकाई गई मिट्टी को आप टेराकोटा कहते हैं। तो संपूर्ण भारतीय सभ्यता में प्राचीनतम यानी कि टेराकोटा निर्मित प्राचीनतम मातृ देवी और ये मातृ देवी जो स्टेच्यू है, जो प्रतिमा है, इस बात को भी याद रखिएगा कि जो टेराकोटा निर्मित प्राचीनतम हड़प्पाई मातृ देवी प्रतिमा है, मिट्टी की बनी हुई लेकिन वो बैक्ड है, अग्नि में पकाई गई है, मेहरगढ़ से प्राप्त हो रही है। और इसका जो केश विन्यास है, कॉम्बिंग जो किया हुआ है इस टेराकोटा की प्रतिमा में, ये बड़ा संवारे गए बाल हैं। और सबसे बड़ी बात, पांवों को सटाकर बैठी हुई है। ये जो मातृ देवी प्रतिमा हड़प्पा की मेहरगढ़ से प्राप्त हो रही है, इसके दोनों पैर सटे हुए हैं। याद रखिएगा, दोनों पैर सटे हुए हैं और केश विन्यास आपको यहां पर पूरी तौर पर प्राप्त हो रहा है। मैं पहले कह चुका हूं, भैंस पालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त हो रहे हैं। अंगूर की खेती के वगैरह, चीनी मिट्टी के खिलौने, टेराकोटा का तो हो ही गया मातृ देवी प्रतिमा, चीनी मिट्टी के खिलौने आपको यहां से प्राप्त हो रहे हैं। प्राचीनतम कुम्हारों का मोहल्ला, इसका मतलब ये हुआ कि मेहरगढ़ में कुंभकारी या मृदभांड बनाने का पूरा एक व्यवसाय यहां पर मौजूद रहा होगा। और यहां से प्राचीनतम दंत चिकित्सा के साक्ष्य, जिसको आप डेंटिस्ट्री कहते हैं। सबसे बड़ी बात, लॉस्ट वैक्स मेथड से प्राप्त खिलौने यहां पर प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि सांचे में मोम को ढालकर खिलौना बनाने की परंपरा। तो यहां से आपको चीनी मिट्टी के खिलौने, प्राप्त हो रहे हैं। यहां से आपको लॉस्ट वैक्स मेथड के टॉयज, उस विधि से लॉस्ट वैक्स जो मेथड होता है, इसके अंदर क्या होता है, सांचे के अंदर मोम को पिघलाकर डाल दिया जाता है उसके अंदर, या नहीं मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूं। असल में इसके अंदर सांचा होता है, एक फ्रेम टाइप का, मिट्टी का, टेराकोटा का। इसमें धातु को पिघलाकर, माफ करिएगा, धातु को पिघलाकर डाल दिया जाता है। तो जो वो सांचा जिस भी आकार का होता है, धातु जब ठंडी हो जाएगी, उस सांचों को आप तोड़िए, उसके बाद वो प्रतिमा प्राप्त हो जाएगी। तो यह है लॉस्ट वैक्स मेथड। क्लियर है? प्राचीनतम दंत चिकित्सा, प्राचीनतम दंत चिकित्सा के साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। डेंटिस्ट्री, क्लियर? इस बात को याद रखिएगा। दंत चिकित्सा के पूरी दुनिया का, अच्छा जो दंत चिकित्सा, ये मेरे दिमाग से निकल रहा है, कोई अमेरिकन डेंटिस्ट था जिसने यहाँ के अध्ययन से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब कुछ मैं अंदर की बात आपके सामने रखूं, क्योंकि ये बस्ती 7000 ईसा पूर्व की है। कौन सी? मेहरगढ़ की। जो दांत के अंदर कैप लगाया हुआ है और ड्रिल किया हुआ है दांत, टीथ जो किसी स्केलेटन से यहां से मिल रहा है, और निडल भी मिली है, जिससे वो इक्विपमेंट जिससे
टीथ के अंदर रूट कैनाल जिस तरह से किया जाता है वो भी यहीं से प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी बात आप सोचिएगा कि यदि मैं सर्जरी या मेडिकल साइंस के बारे में भारत की आगे जाके जो प्रगति हो रही है इसके रूट्स आपको नवपाषाणिक बस्तियों से ही हमें देखने को प्राप्त हो रही है। 7000 ईसा पूर्व पुरानी बस्ती है। चीनी मिट्टी के खिलौने प्राप्त हो रहे हैं यहां से आपको। हाँ, प्राचीनतम कुम्हारों का मोहल्ला, याद रखिएगा। प्राचीनतम हमें कुम्हारों का मोहल्ला भी कहां से मिल रहा है? इसी मेहरगढ़ से। यद्यपि कुम्हारों के मोहल्ले की जब बात चलती है तो इसमें फिर मोहेंजोदड़ो जो हड़प्पा का एक राजधानी नगर है जिसको आप लोग कहते हैं, वहां से भी आपको प्राप्त होता है। लेकिन नवपाषाणिक बस्तियों में कुम्हारों का प्राचीनतम मोहल्ला यदि हमें कहीं से प्राप्त हो रहा है तो याद रखिएगा वो है असल में मेहरगढ़। मेहरगढ़ में एक कब्र से आपको बकरी का शव भी प्राप्त हुआ है। कब्र के निकट, याद रखिएगा, कब्र के निकट बकरी का शव मिला है। और जो विभिन्न प्रकार के पशुओं के हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इनमें कुबड़दार वृषभ, अब आप जानते हो जो वृषभ या सांड या जिसको हम बुल कहते हैं, ये महादेव का वाहन है। और हड़प्पाई सभ्यता में शिवलिंग बहुत ज्यादा मिले हैं। बकरी, भैंस, भेड़, भैंस के तो प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त हो ही रहे हैं। और कुबड़दार, हड़प्पाई वृषभ के साक्ष्य भी हमें सॉरी भी हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हो रहे हैं। यहां से आपको 7000 वर्ष पुरानी, बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए जो ये बस्ती है। भैया माफ करिएगा, जिस रूम से मैं क्लास कर रहा हूँ पूरी तौर पर पैक्ड है। अब कई बार आपको डस्ट एलर्जी यदि वेंटिलेशन ना रहे तो यहाँ से भारतीय बेर की खेती के साक्ष्य, गेहूं की खेती के साक्ष्य, जौ की खेती के साक्ष्य, अंगूर, गेहूं, कपास, इनके साक्ष्य खेती में। यदि मैं कृषि की बात करूं, कहां से? मेहरगढ़ से। तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, कपास हो गया, भारतीय बेर हो गया, अंगूर हो गया। इतना साक्ष्य हमें, याद रखिएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। आप सोच कर देखिएगा, पूरी चीजों को विस्तार से दोबारा देखिएगा। हटता हूं, स्क्रीन आउट होता हूं। कितना ज्यादा आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है किसका? मेहरगढ़ का। और आप मेहरगढ़ के अध्ययन से किस प्रकार से नवपाषाणिक बस्तियां कन्वर्ट हो रही हैं हड़प्पाई बस्तियों में, किस प्रकार से नवपाषाणिक सांस्कृतिक लोगों ने, कृषक समुदायों ने अपने आप को नगरीय ढांचे में परिवर्तित किया, जिसको आप सैंधव सभ्यता कहते हैं, उसकी आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं। यहां से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में प्राप्त हुई हैं। तांबा गलाने के प्राचीनतम साक्ष्य, याद रखिएगा, तांबा गलाने का प्राचीनतम साक्ष्य हमें यही प्राप्त हो रहे हैं। एक चूल्हे में जले हुए कंकड़ प्राप्त हो रहे हैं।
किसी चूल्हे में, अब ये पहचानना बड़ा मुश्किल है आज के दौर में कि क्या महत्व था, कंकड़ क्यों चूल्हे में डाले गए, हमें आइडिया नहीं है। अब स्वाभाविक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, बिल्कुल जो आरंभिक छोर था हड़प्पाई इस मेहरगढ़ की बस्ती का, देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने, ये तो आरंभिक जो बिल्कुल छोर है मेहरगढ़ की बस्ती का, इसमें न तो दरवाजे हैं और यहाँ पे मृदभांड भी अनुपस्थित है। लेकिन बाद के दौर के अंदर हमें यहाँ से मृदभांड भी मिलते हैं और चाक पर आधारित मृदभांड मतलब दरवाजे ही मिलते हैं मकानों में। हमने देखा था 1.10 मीटर ऊंचे दरवाजे। यहां से आपको पत्थर के कटोरे प्राप्त हो रहे हैं। पत्थर के बने हुए कटोरे हमें इसी स्थल से, जिसको आप कहते हैं मेहरगढ़, यहां से प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, भवनों का जो फर्श और दीवारें हैं, मकानों का जो मेहरगढ़ में मकानों का जो फर्श और जो दीवारें हैं, इनको गारे से लेपा गया है। अब गारे के अंदर भूसा और कंकड़ मिलाकर, ताकि उन्हें एक तरह से यूं समझ लीजिएगा कि स्ट्रेंथ प्रदान की जा सके। यहां से आपको सान पत्थर, जिसको आप ग्राइंडिंग स्टोन कहते हैं, उसके साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अब जो सान पत्थर है धातु के औजार और हथियार को धार देने के काम में आता है। तो यहां से आपको ग्राइंडिंग स्टोन, जिसको हम कहते हैं सान पत्थर के साक्ष्य मिल रहे हैं। ग्राइंडिंग जो स्टोन होता है, ये धातु के औजार और हथियार बनाने के काम में आता है। ग्राइंडिंग स्टोन, पत्थर के कटोरे, ग्राइंडिंग स्टोन और जो मकानों का फर्श, मैं चलिए यही लिख देता हूं, आपके काम की बात है। मकान के फर्श एवं दीवार, मकान के फर्श और दीवार गारा, भूसा और कंकड़ क्लियर को मिलाकर, गारा भूसा कंकड़ को मिलाकर जो प्लास्टर या हम कहते हैं प्लस्तर, एक प्रकार का लेप जो तैयार होता था, फिर उसकी चिनाई की जाती थी इसके फ्लोर पे, फर्श पर भी और वॉल्स पर भी, दीवारों पर भी, ताकि मकान टिकाऊ रहे, स्थायी रहे और पानी की लीकेज होने की संभावना भी लगभग ना के बराबर रहे। तांबा गलाने के साक्ष्य स्पष्ट तौर पर मेहरगढ़ को चैल्कोलिथिक बस्ती में कन्वर्ट होते और आगे जाकर इंडस वैली सिविलाइजेशन तक इसके पूरे अनुक्रम को दर्शाता है। अब आगे के मैं और भी आपके सामने जो नवपाषाणिक बस्तियां हैं वो लूंगा। एक बार मैं हट जाता हूं ताकि आप कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कर लें इस वीडियो को, मेरे हटने के बाद चीज़ें जो दबी हुई वो दिख जाए। और फिर आप मेहरगढ़ को आप आइडिया लगाइएगा। लगभग 40 मिनट की एक पूरी क्लास आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मेहरगढ़ के सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्व को दर्शाती है, जिससे आपके सामने एक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा और एक वो पूरा अनुक्रम स्थापित हो जाएगा किस प्रकार से प्रागैतिहासिक आदिम मानव ने कृषि करके जो आरंभिक बस्तियां बसाई, जिनमें कुंभकारी भी है, जिनमें आपको कृषि पूरी तौर पर स्थापित हो रही है, आपको धातु का प्रयोग नजर आ रहा है, और ये कृषक समुदाय, ये ताम्र पाषाणिक बस्तियां आगे जाकर कांस्य युगीन नगरीय, जिसको आप अर्बन सिविलाइज्ड टाउन्स कहते हैं, जिनको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, किस प्रकार से स्थापित होता नजर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेहरगढ़ का यह अध्ययन आपके लिए नवपाषाणिक बस्तियों के बारे में कई प्रकार के रहस्यों को खोलने और समझने में मददगार होगा। और अब तक जो हमारी पूरी इन सेशंस के जरिए जो यात्रा है इंडियन प्री हिस्ट्री की, वो भी आपको इस अध्याय को समझने में काफ़ी मदद दे रही होगी। नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए, इसमें हम अन्य नवपाषाणिक बस्तियों को लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।